अभी हमने वीडियो बनाई है, सर के व्हाट्सएप पे दीजिएगा। अभी वीडियो है, इसे व्हाट्सएप कर दीजिए भाई। या इसे क्लास चल रही है, आवाज क्लास नहीं हो रहा। चला लीजिए नहीं। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कनेक्ट हो जाइए सारे लोग। नया टॉपिक शुरू होगा आज हम लोगों का। आवाज क्लियर है पूरा और प्रॉपर दिख रहा है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपके पेपर में काफी इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन। जितना आपका एस ब्लॉक था उतना उससे कहीं 2 टाइम्स आपका पी ब्लॉक होगा। 2 टाइम्स मैं कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा ही जाएगा। तो लेक्चर 1 होगा हमारा आज। तो देखो इसके अंदर हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं लेक्चर 1 के अंदर, और मैं इसको फेज में बांट के पढ़ाऊंगा। 2 फेज में लेके जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। फेज 1 होगा हमारा, और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा इस जगह पे, अदरवाइज फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। फेज 1 में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग कॉन्टिन्यूसली लगे रहे तो आपको 10 से 15 घंटे लग जाएंगे। 10 से 15 घंटे आपको लग जाएंगे फेज 1 में, ठीक है भाई। और फेज 1 आपका बेस मजबूत करेगा, और फेज 2 हम चलेंगे बिल्कुल प्रॉपर अपने। तो इसमें भी आपका अप्रॉक्सीमेटली यही लगने वाले हैं, 12 से 18 घंटे। तो हम लोग पी ब्लॉक को 2 फेजेस में हम लोग डिवाइड करेंगे। ये मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम है। अगर हम लोग थोड़ा जल्दी भी करेंगे तब भी कवर हो जाएगा। अगर हम मिनिमम जोड़ें तो आपका 22 घंटे आ रहा है ना, 22 घंटे, और मैक्सिमम जोड़ रहे हैं तो 33 घंटे आ रहा है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपका 25 से 30 घंटे का ये लेक्चर होगा, पूरा का पूरा बाइंड अप करेंगे इसमें हम लोग, ठीक। और एस ब्लॉक मैंने आप लोगों को 10 घंटे में पढ़ाया था, तो वही मैं कह रहा था लगभग 2 या 3 टाइम्स इसमें ज़्यादा लगेगा समय, अगर प्रॉपर चला तो। और अगर उसी में हम लोग ज़्यादा सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर करने लगे तो ये खींच जाएगा, और ठीक है भाई। तो ये आप लगभग अपने स्पायरल में जो नोट्स बनाएंगे, कम से कम 100-150 पेज का, कम से कम 150 पेज का नोट्स रखिएगा जिसमें पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अब चला जाए आगे। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, मतलब कि वेटेज भी आपके पेपर में काफ़ी है और टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में रहिएगा। लगेगा इसमें वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो वक्त देना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये तो रफ कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मामला डमाडोल हो जाएगा।
तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरू करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले वाले फेज में पहले वाले फेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसको क्या हो गया? क्या हो गया भाई तुझे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम सुनते ही पगला गया। रुक जाइए, रिस्टार्ट कर देते हैं। हमको लग रहा है कि इसको ज़्यादा गर्मी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम लेते ही गड़बड़ा गया है। एक मिनट। अब चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। पहले तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। दूसरी चीज, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जितना भी फैमिली आप ग्रुप पढ़ते हो, जैसे बोरान फैमिली हुआ, कार्बन हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो हर फैमिली का जो पहला एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा अपना अलग बिहेवियर दिखाता है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ए ग्रुप पढ़ेंगे, वो जरूरी है हमें पढ़ना। उसके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं पूरे के पूरे पी ब्लॉक के अंदर, उसको देखेंगे। कोई मिनिमम में एग्जिस्टेंस रखता है, कोई मैक्सिमम में रखता है, कोई दोनों में रखता है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। और फिर जो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, फैमिली का प्रथम जो ग्रुप का पहला मेंबर होता है, वो बाकी मेंबर से थोड़ा बहुत अलग अपना बिहेवियर दिखाता है। तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। अब प्रॉपर्टीज में जितने भी टाइप के आप लोगों ने पुराने एस ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज देखा है, वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम बस बहुत हल्के हल्के हाथों से लेकर जाएंगे। जैसे आपका साइज के बारे में मैं हल्के हाथ से गुजरूंगा लेके आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हल्के हाथ से लेकर गुजारूंगा, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हल्के हाथ से लेके चलूंगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यूटिलाइज करूंगा, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब के बारे में आप लोगों को मालूम है एस ब्लॉक के अंदर, पीरियोडिसिटी के अंदर, लेकिन मुझे आवश्यकता पड़ेगी इस जगह, इसलिए मैं बहुत छोटे, बहुत 2 मिनट 3 मिनट में एक एक निपटा दूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। जब इसको निपटा दूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप, ये थोड़ा बहुत अलग विभिन्न तरीके के रहते हैं। और इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट का, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे।
ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ भी आगे थोड़ा पहले भी आ जाएंगे, थोड़ा बाद में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा बेसिक फंडामेंटल जो मुझे अभी तैयार करना पड़ेगा पहले लेक्चर में। कम से कम 2 लेक्चर आपका पुरानी चीजों को कनेक्ट करने में लगेगा। उसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे, मेन पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो 1-2 लेक्चर आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ आप फैमिलियर हो रहे हो, तो मैं बस आपको रिवीजन कराते हुए लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलेंगे। ये जो चीज लिखा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको पता है, बस मुझे एक बार गो थ्रू करवाना है। वजह इसके पीछे की ये रहेगी क्योंकि इनका इस्तेमाल मैं करूंगा तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं क्या आ गया इसमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है कि बेसिक से उठाता हूं मैं, तो बेसिक करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। सबसे पहला काम हमारा यही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को हल्के हाथों देखेंगे कि आपके पास में इधर जो है, इधर आपका यहाँ पे ऐसे एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, थोड़ा थोड़ा बात देखिएगा भाई, जरूरी होता है सब बताना। यहाँ पे अल्कली मेटल्स वाले, अल्कलाइन वाले होते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ से हमारे 10 ग्रुप लगे रहते हैं किसके, डी ब्लॉक वाले, जिनको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। फिर हमारा यहाँ से शुरू होता है पी ब्लॉक, जिसमें हम लोग बोरान फैमिली से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा बोरान फैमिली हो गया, यहाँ पे हमारा कार्बन फैमिली हो गया, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, है ना। ऑक्सीजन फैमिली के बाद में हमारा हैलोजन और इनर्ट गैस हो गई। ये कुछ इस तरीके से कहानी रहती है। और ये यहाँ पे ट्रांजिशन, और नीचे इनर ट्रांजिशन वाले नीचे होते हैं। आपको पता है कि हम लोग इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर लिए हैं। ये एस ब्लॉक वाले हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे कोई भी बात नहीं करनी है, ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैंने ही पढ़ाया आपको। डी ब्लॉक वाला आपको ये जो है ये मनीष सर पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो मनीष सर ही पढ़ाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक। और इधर एफ ब्लॉक वाले भी सर का ही टॉपिक है, वो कवर करेंगे अगर नहीं किए होंगे तो। इधर आते हैं, इधर ये हमारा पोर्शन है। तो इधर हमारा जैसे बोरान फैमिली हुआ, यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे नियॉन। तो हमारा ये बोरान फैमिली, अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है जो हमारा अब टास्क होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, हर तरीके के मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटोलाइट्स होते हैं, गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, बहुत कुछ वेराइटी इसके अंदर मिलती है, इसलिए इसमें टाइम भी लगता है। तो देखिए भाई, जैसे आप लोगों को ये एफ वाला जो है फ्लोरीन वाला है, इसको आप लोग हैलोजन कहते हो। क्या कहते हो? हैलोजन। उसी तरीके से ऑक्सीजन वाले को क्या कहते हो, याद हो तो मुझे बताना एक बार। चाल्कोजेन कहते हो। क्या बोलते हो? चाल्कोजेन। याद होना चाहिए, ये पूछा गया है सवाल, है ना, चाल्कोजेन। और नाइट्रोजन वाले को क्या कहते हैं मेरे भाइयों, एक बार तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो। नाइट्रोजन वाले को क्या कहते हैं, कमेंट में कमेंट करिए। इसमें अभी देखिए पहला और दूसरा लेक्चर मैं बस ना पुरानी चीजों को रिकनेक्ट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा 2 लेक्चर तक। उसके बाद में हम लोग घुसेंगे तो फिर बहुत समंदर में लेके जाऊंगा मैं आपको, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप परेशान ना होइए, पी ब्लॉक तो ऐसे पढ़ाऊंगा जीवन भर याद हो जाएगा आपको। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रहेंगी जो छूटेंगी, और कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रहेंगी कि जो आपको याद ना होगा। तो यही बेड़ा पार लगा देगा आपका, बीपीएससी पार करा देगा, देख लीजिएगा। 2 टॉपिक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसका बताइए, नाइट्रोजन वाले में आप लोग कुछ कहते थे इसको, क्या बोला है आप लोगों ने? निकोजेन बोलते हैं उसको, है ना। पी साइलेंट होता है उसमें, जैसे सूडो होता है ना,
वैसे पी साइलेंट होता है और बोलते हैं क्या, निकोजेन, निकोजेन बोलते हैं, और पी साइलेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो निकोजेंस ये पूछा गया है 9th-10th वाले बीपीएससी में, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग इनके बारे में अब कवर करने वाले हैं। ये आपको पता ही है कि अल्कलाइन वाले थे, जो हमें इनका कोई लेना देना नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में बेहतरीन तरीके से, और ये हमारा अल्कली मेटल्स है। यहाँ पे अल्कली मेटल्स कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो चुका है। और मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग बराबर रिवीजन करते रहिएगा एस ब्लॉक का, नहीं मामला हो जाएगा डमाडोल। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के रखिएगा, कम से कम 25-30 सवाल साफ हो जाएगा बीपीएससी अपने आप ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, और टास्क हमारा ये है भाई, ये इसको भूलिएगा मत, इस टास्क को। अब हम चलते हैं आपको लेके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिक पे। जैसे बोरान हमने लिया, बोरान फैमिली ले लिया, आप लोग कैसे याद करते हो बैगन, बोलो भाई, एक बार आप ही से सुन लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे, कुछ कुछ आपसे बातचीत भी हो जाएगी। बताइए भाई। मैं थोड़ा दिन गायब था, हमारी तबीयत डाउन थी, आज भी डाउन ही थी, लेकिन हम सोचे आज थोड़ा चलते हैं, आपसे रूबरू हो लें, बहुत दिन हो गया है आपसे मुलाकात किए। देखिए भाई, 5 होता है ना बोरान का, 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका है द्वितीय आवर्त है, द्वितीय आवर्त, ये आपका तृतीय आवर्त है, ये आपका चतुर्थ वाला है, ये आपका 5वां है, ये आपका छठा है। तो नोट करके लिखिएगा कॉपी में कि चौथा आवर्त से डी वाले जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, और छठे आवर्त से एफ वाले इन्वॉल्व होते हैं। याद होगा आपको कि n बराबर 4 से डी ब्लॉक आपका आने लगता है, डी ब्लॉक, और n बराबर 6 से आपको याद होगा लैंथेनाइड और एक्टोनाइड, है ना, n बराबर 6 से एफ ब्लॉक वाले आने लगते हैं। तो इनका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे, ठीक है भाई। तो अभी हम यहाँ पे किसी भी तरीके का चिंता नहीं है, डी का तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अब चले 1s2, 2s2 और 2p क्यों लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं ना, यहाँ पे हीलियम लिख देता हूं मैं, कोई परेशानी है क्या। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलते हैं। यहाँ पे आपका ये तो है ना, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन 2 8 2 8 8 18 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 18 18 36 हो जाएगा, फिर आपका 54 हो जाएगा, 36 और 56 हो जाएगा ना, बोलो भाई। तो ये लिख दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, इतनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर कौन जाएगा इतना छापने। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 10 होता है ना, 2 के बाद में 10 हो जाएगा आपका नियॉन, और यहाँ पे लिख दूँ 3s2 और 3p1, बाकी लिखने का कोई मतलब नहीं आएगा, उतना क्या मतलब जाओगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब चौथा आ गया n बराबर 4, तो n बराबर 4 पे आपको डी मिलने वाला है ना। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो, 3d10, 4s2, 4p1। मैंने आपसे यही कहा था कि जब n बराबर 4 आएगा तो डी ब्लॉक वाले घुस जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो डी वाला आपको दिखने लगा है। अब जब हम 6 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको एफ वाला दिखने लगेगा, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। किसी को कोई समस्या तो बता देना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बाद में। यहाँ पे कोई समस्या है, एक बार पहले पूछ लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बोलो भाई। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, और इसका 2-3 सवाल मैं लेकर आया हूँ, 2-3 सवाल आपको करा भी दूंगा आपको।
ये वाला ध्यान रखिएगा, मिस्टेक होता है। क्रिप्टॉन आएगा, 3 के बाद में क्या लिख देंगे 4, D10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2 5p1। अब यहाँ पे थोड़ा सा सजग हो जाएंगे आप, सजग का मतलब 6 आ गया, F आ जाएगा यहाँ पे, तो अब आपका हो जाएगा 4f14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6p1। तो मैंने जो लिखा है वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये वाली चीज अगर आप देखें पूरी तरीके से, इसको व्यवस्थित करके देखें तो ये है क्या चीज, n-2 f14, n-2 f14, n-1 d10, है ना, d10, और फिर उसके बाद में ns2, फिर np1। देखिए ध्यान से एक बार, ये क्या है, यही चीज है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहाँ पे n का मान अगर हम 6 रख दे रहे हैं तो n का मान 6 रखने का क्या हो जाएगा 4 f14 5 d10 6 s2 6 p1। तो क्या ये बात सही है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई है या फिर इसमें कोई समस्या है, बोलो भाई। P1 सब में है, देखिए ना, आपकी बात सही है, P1 सब में है। मैं अंदर कोर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो क्या ये बात n-2 f14 d-1 d10, तो सवाल पूछा कैसे गया, देखिएगा ध्यान से, कि आपको कह देगा कि बोरान फैमिली के लिए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या सही नहीं है, और आपको एक ऑप्शन ये दे देगा। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन तो ये बना ही दिया और आपको लिख दे ऐसे कुछ लिख दे, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे आपको, और एक ये वाला लिख दे, एक ये वाला लिख दे यहाँ से, एक यहाँ से लिख दे, और एक यहाँ से लिख दे, एक यहाँ से लिख दे, 4 ऑप्शन बन जाए इसमें। तो देखो ध्यान से, ये वाला भी ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका 4 है ना, तो यहाँ पे लिख दे ऐसे सीधा सीधा लिख दे 4 5 है ना, n-1 d10 ns2 np1, एक ऑप्शन ए हो गया, एक ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। देखो एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया। यहाँ पे अगर n का मान हमने क्या रख दिया है 5 रख दिया है, तो वैल्यू हो जाएगी 4 5 और 5, तो ये भी बोरान फैमिली की ही है, ये भी बोरान फैमिली का है, और 2 ऑप्शन और भी बन सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब इस तरीके का एक सवाल मैंने देखा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऊपर से लेके नीचे तक में 4 ऑप्शन बना के दिया हुआ है, और मोर देन ऑप्शन सही है। तो आप इसको भी डिनाई नहीं कर सकते और इसको भी डिनाई नहीं कर सकते, और इसके ऊपर आप पहुंच जाइए, यहाँ पे पहुंच जाइए, लिख दे कि ns2 और np1, तो ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, और डी ई ऐसे बना दे, तो ये भी आपका क्या है, बोरान फैमिली का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो मल्टीपल ऑप्शन बनाने के लिए उसके पास में यही चारा है, तो आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसको बेधवत तरीके से समझ लेंगे। अब बोरान फैमिली अगर आपने कर लिया है तो आपको मालूम है कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, आगे बढ़ेंगे तो केवल एक एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन होता जाएगा, बाकी के पीछे वाली चीजें बराबर हैं। देखिए ध्यान से जैसे हमारे पास में कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली वाले में बाकी सब कुछ सही था, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे P2 कर देंगे, है ना भाई, ध्यान रखिएगा मैं P2 जो लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन फैमिली है, पूरा ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से, आपको डाउट ना हो। कार्बन फैमिली यहाँ पे P2, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली P3, बाकी वो सब सिमिलर है जो पीछे आपने लिया हुआ है। ऑक्सीजन फैमिली P4, आपका हेलोजन फैमिली P5, ठीक। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सिमिलरिटी है, तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे पहले और सबसे बेसिक काम आपने कर लिया है। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी
क्योंकि अब धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ने वाले हो। क्या कह रहे हैं सर, अगर मोर देन का ऑप्शन ना हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, सारे आंसर सही हैं उसमें, वो सारे आंसर सही है, इसीलिए मल्टीपल के लिए वो दिया गया है। ठीक है, एक बार आप लोगों के क्वेश्चन ले लूं मैं, क्या कह रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, हाँ बिल्कुल बात सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है, SP नहीं है भाई, किसी ने SP लिख दिया है क्या? वो NP है, NP, N फॉर सेल है वो, SP नहीं है। आपको देखने समझने में गलती हो गई होगी। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई समस्या हो तो एक बार पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे सब उसी हिसाब से। कोई समस्या है इसमें? ये बस हमने P2 P3 P4 P5 लिख दिया है। नहीं, हमने पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। बताइए भाई, कोई समस्या है क्या? चलिए फिर ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगली कहानी है वो प्रॉपर्टीज पे है, जो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, है ना। मुझे बताना इसलिए जरूरी है प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैं इस्तेमाल करूंगा उसका तो आप लोगों को थोड़ा अलग न लगे, आप लोग थोड़ा बहुत जानते रहो उसके बारे में गुड़। तो सबसे पहले अटॉमिक साइज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, और इसको जल्दी जल्दी हम लोग खींच लेंगे। परमाणु आकार जिसको आप लोग कहते हो, क्योंकि ट्रेंड ही पूछ लेता है, मैं देखा हूं। तो आपको पता है कि जनरली जो सामान्यतः बात की जाती है यहाँ पे, सामान्यतः क्या होता है, आपका लेफ्ट टू राइट जब जाते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ते हो, तो आपका साइज क्या होती है मेरे भाइयों? साइज आपकी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की वजह क्या होती है? ड्यू टू इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का बढ़ जाना, इट मीन्स कि साइज का कम हो जाना, ये सामान्यतः आप लोग पढ़े होंगे। और अप टू डाउन जाने पे, ऊपर से नीचे अप टू डाउन क्या होता है भाई? साइज आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वजह क्या भाई? ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीजेस, है ना। नंबर ऑफ सेल्स मतलब जैसे इतना छोटा है, फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, सेल्स बढ़ते जाएंगे तो इनडायरेक्टली जेड इफेक्टिव कम होता जा रहा है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा। तो ये सामान्यतः आप ये जानते हुए बात है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। और रही बात की और जगह जगह ऊपर नीचे होने की, तो जहां आपको गौर करने वाली बात है मैं वहां पे आपको होल्ड करवाता हूं। देखिएगा, अब यही सब सवाल यहीं से आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। अब आप चार्ट बना लीजिएगा, जितनी बार मैं चार्ट बनाऊंगा उतनी बार बना के रखिएगा। ये हो गया बोरान फैमिली, ये हो गया कार्बन फैमिली, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फैमिली, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन फैमिली, ये हो गया हेलोजन और नोबेल गैसेस हो गया। ठीक है भाई, सेकेंड आवर्त वाला हो गया, थर्ड आवर्त हो गया, फिफ्थ हो गया। बड़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा बॉक्स बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। जितनी बार मैं बनाऊंगा उतनी बार आप भी बनाइएगा, वजह है इसके पीछे का बताने का।
ऑर्डर लगवाऊंगा ना तो जहां जहां फॉल्ट आएगा वो फॉल्ट पे गोला परवाऊंगा, जिससे आपको एक्सेप्शनल चीजें याद रहें कि हाँ ये चीज यहाँ पे हॉल्ट लेनी है। ठीक है, इस वाले ग्रुप को क्या है लिखना, लिख ही देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पे आपने क्या बोला है कि आपकी बढ़ती है, अप टू डाउन जाने पे आपका क्या होता है, बढ़ता है साइज। तो सारे जगहों पे एकदम बिल्कुल सिमिलर आप चलते चले जाइएगा, बढ़ाते चले जाइएगा, कोई आपको कुछ करना नहीं है, कहीं पे भी कोई एक्सेप्शनल काम नहीं करना है कि ये इसके साथ में ऐसा हो गया वैसा हो गया, एकदम बिल्कुल खींचे रहिए जैसे खींचते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जा रहे हो बस आते समय यहीं पर रुक जाइएगा, बोरान वाली जैसे दिखेगी रुक जाइएगा। ये द्वितीय आवर्त है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ वाले पे यहीं पे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के खत्म होने के बाद में जैसे ही है ये शुरू होता है आपका पी ब्लॉक का, तो इस जगह पर डी ट्रांजिशन होता है भाई, इस जगह पर आपका डी कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए, डी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है इस पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है, डी कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके वजह से उसकी साइज एल्युमिनियम के साइज से छोटी हो जाती है, जो गैलियम है एल्युमिनियम की साइज से छोटी हो जाती है। ठीक है, तो आपका होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था, ध्यान से देखिएगा, ये बाकी सब घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब चाप के एकदम ले आइएगा नीचे। यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घट गया, और वजह दे दीजिएगा क्या चीज, यहाँ पे आपको हॉल्ट लेना है भाई, यहाँ पे आपको हॉल्ट लेके इस चीज को हाईलाइट भी कर लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, ये जो याद करना है आपको, यहाँ पे चाहिए था नीचे की तरफ लेकिन एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, वजह क्या है, डी कॉन्ट्रैक्शन का। फिर आप बिल्कुल सिमिलर जो कहानी आप बनाए थे वो कहानी आपको लेके चलनी है। तो एक जगह आपको पूरे के पूरे उसमें याद करते समय याद रखिएगा, जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप लोग नीचे देखे थे, उसी तरीके से डी कॉन्ट्रैक्शन आपको गैलियम और एल्युमिनियम में दिखेगा, जिसके वजह से आगे भी कहानी कुछ न कुछ आगे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें किसी को कोई समस्या है तो मुझे पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कुछ। इसमें जो गोला पा रहा हूं मैं एकदम बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई समस्या है तो एक बार हमसे आप डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टाइम डी ऑर्बिटल यहीं पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, यहीं पे डी ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, डी ऑर्बिटल यहाँ पे हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, सिल्डर डी सिल्डर पढ़ाया हूं मैं, तो वहीं पे सिल्डर डी सिल्डर की वजह से ऐसा है ना। चौथा आवर्त है, ये सेकेंड आवर्त, देखिए भाई गोविंदा, ये सेकेंड आवर्त है, ये थर्ड आवर्त है, और ये आपका फोर्थ आवर्त है। तो फोर्थ आपका जो है आवर्त पीरियड, यहीं पे डी ऑर्बिटल आता है, और बहुत ही क्या होता है वो डी सिल्डर होता है एफ के बाद में, तो जो नाभिक होती है उसके इलेक्ट्रॉन पार हो जाते हैं और उसको पकड़ के खींच लेते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो साइज जो बड़ी होनी थी वो बड़ी ना होके थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। समझ गए बात को? उसमें फिर उसमें देखो उसमें क्या होता है, इसमें
आपके क्या है P1 P2 P3, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का खींचातानी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आप खींच रहे हो, फिर और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगते हैं, तो जो खिंचाव है वो खिंचाव कम होने लगता है, जो डोमिनेंसी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मैक्सिमम डोमिनेंसी पे हम लोग ही बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की डोमिनेंसी बढ़ने लगती है, रिपल्सन कम होने लगता है, इसलिए बाकी लोग चीजों में नहीं लेके जाता है वो क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी उधर चले जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव का जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो अब लेकर आते हैं आपको अगली प्रॉपर्टी जो आप जानते हो बहुत बेहतर तरीके से, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बस इतना ही है, बाकी आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो बहुत बेहतर तरीके से, वहां पढ़ लीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाइयों कि आपका किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम होता है, उसमें से उसके आउटर मोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब आप ऊर्जा दोगे तब वो इलेक्ट्रॉन पलायन कर जाएगा, अपने कक्षक को छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, बताया तो। अब कॉन्ट्रैक्शन वाले पे अभी आप लोग रुके रहिए, अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट में सिल्डर पहले समझाऊंगा, फिर डी सिल्डर समझाऊंगा, फिर आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और डी कॉन्ट्रैक्शन दोनों समझाऊंगा। तो वहां पे अभी थोड़ा वेट कर लीजिए ना। तो अभी इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलने दीजिए और नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन वाले टर्म्स अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट में आने वाले हैं। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड अभी बस मैं यूज किया हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक का ही पार्ट है, तो वहां पे आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आएगा और वहीं पे ही सारा तामझाम क्लियर हो गए। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो आप समझ गए, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्यतः बात हम लोग करेंगे, सामान्यतः क्या होता है इसमें भी, सामान्यतः क्या होता है भाई, जब आप बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हो तो क्या होता है आपका, आपका बोलो भाई, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा वो। अब पावर बढ़ जाएगा नाभिक का तो उसको पकड़ लेगा जोर से, अब पकड़ लेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ जाएगी। तो ज्यादा ऊर्जा दोगे तब वो जाके निकलेगा। इट मीन्स कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और यही जस्ट उल्टा हो जाएगा जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, तो ऊपर से जेड इफेक्टिव क्या होता है, घटने लगता है। वजह क्या होती है, सेल्स बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होती है भाइयों, डिक्रीज हो जाती है। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये सामान्यतः ही हम ये बात करते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण आ जाता है, बहुत सारे डोमिनेंसिंग फैक्टर होते हैं इसके पीछे, तो वो डोमिनेट करने लगते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है कहानी। इसलिए जब भी आप भी बोलिएगा कहीं पे भी तो सामान्यतः या जनरली का वर्ड जरूर यूज करिएगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे आप। ठीक है भाई तो याद है आप लोगों को कहाँ कहाँ पे फॉल्ट था, कुछ याद है, पुराना पढ़े हो, स्टेट में भी पढ़ाया था, आगे भी कहीं कहीं पढ़े ही हो, कुछ याद है जो मैंने बताया होगा आपको, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत महसूस होगी, बताइए भाई।
बोरान फैमिली में एक तो आपका दिक्कत था ही, और एक कार्बन फैमिली में भी दिक्कत था नीचे की तरफ जहां पे आप लेड में आ रहे थे। चलिए लेकर आते हैं हम आपको। आप भी एक काम करिए, पन्ना फाड़ के पन्ना चिपका दीजिए। सेलेक्ट हो जा भाई। इसको भाई मैं लेके चलूंगा दूसरे पन्ने पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया लेके। अब आप लोगों को लेकिन काम ये है कि नया बनाना है। मैं अपना काम तो जुगाड़ बैठा लिया, आप मत जुगाड़ बैठाइएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, ये कुछ चीजें हैं जो मैं हटा दूं, मेरे काम का नहीं है, आप लोग पूरा फिर से बना लीजिएगा। मैं इसी में बस अपना टाइम बचा रहा हूँ। आप फिर से बना लीजिए, तब तक आपको समय दे दिया हूँ मैं। कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा ना, जितनी बार मैं बनाऊंगा उतनी बार बना लीजिएगा। देखिएगा अब आपको ध्यान देना है, एक तो बोरान फैमिली आपका सरदर्द था, मैंने आपको बताया था, उस सरदर्द के लिए टिल्टेड डब्लू बताया था, आपको याद होना चाहिए। और बाकी ऊपर से नीचे जाने पर आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये आपका ऐसे घट रहा है, ये ऐसे, मैं पेन चेंज कर दूं, आप सारे में घटाते चले जाइएगा, कहीं पे भी आपको होल्ड नहीं करना है, आप बस खींचते चले जाइए, खींचते चले जाइएगा, यहाँ तक खींचते चले जाइएगा। कार्बन वाले में भी खींचते चले जाइएगा। यहीं पे आके एसएन और पीबी में यहाँ पे आपको थोड़ा सा होल्ड लेना है, तो एक जगह आपको यहाँ पे हॉल्ट ले लेना है भाई, एक हॉल्ट आपको यहाँ पे मारना है, ठीक है। कार्बन और पीबी, कार्बन फैमिली में एसएन और पीबी में, बाकी सब खींच दीजिए एकदम बिल्कुल, कोई ऊपर से नीचे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी बोरान वाले में आप लोगों को याद है टिल्टेड डब्लू, याद है कि भूल गए हो, बोलो भाई। ऊपर से नीचे जाने पे यहाँ पे आपने इसको खींच दिया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, है ना, बोलो। तो एक आपको यहाँ पे मैं ऐसे खींच दूं, एक आपको यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे, टिल्टेड डब्लू याद होगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। तो तीन जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा। टिल्टेड डब्लू का मतलब आपको याद होगा, बोलो भाइयों। झुका हुआ, तो एक यहाँ पे दो यहाँ पे, यही चीज आपको याद रखनी थी बस। और जितना भी पुराना चीजें हैं वो मत भूलिएगा। ये हाफ फिल फुल फिल में कहा ना, इसीलिए हमने सामान्यतः वर्ड यूज किया है ना, अदरवाइज बहुत सारे फैक्टर है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, जेड इफेक्टिव है, हाफ फील्ड फुल फील्ड है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो बहुत चीजें हैं उन जगहों पे, तो उस पे नहीं जाना है। बस सामान्यतः सामान्यतः का वर्ड यूज करते जाइएगा और अपना काम बन जाएगा। तो तीन जगह आप अपना गौर करिएगा, बाकी आपका सब सेट है। तो हमें बस इतना ही मतलब रखना था, बाकी इससे कोई हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, तो हम लोग इसको इतना ही रखेंगे, ठीक। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ,
रेफरेंस कहाँ पे जाना है आपको? पीरियोडिसिटी में जाना है और आयनाइजेशन एनर्जी आपको वहां से पढ़ना है। ठीक, रिवीजन करते रहिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप मुझे क्लियर करिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। हेडिंग पहले डाल लीजिएगा अपने कॉपी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आपका हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रियंका एक बार जाके देखिए तो सही, देखिए एक बार जाके। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं बहुत हल्के हल्के हाथ से चल रहा हूं इसमें, इतने में आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी खत्म हुआ है। तो आराम से पहले जाके पीरियोडिसिटी को पढ़कर आइएगा आप लोग। ये तो बस रिवीजन करा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसकी, तो उतना मैं बस नाम ले रहा हूं, अदरवाइज बहुत कुछ है बताने का। बताइएगा इसमें। पीरियोडिसिटी की वीडियो अपलोड कर देंगे। पीरियोडिसिटी एकदम बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ा रखे हैं, ठीक है। उसमें मतलब कि अब पढ़ाऊंगा तो शायद उससे कम ही पढ़ाऊंगा। पहली बार पढ़ाया था, बहुत इफेक्टिव पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था उसमें, समझ गए। तो आज आप शाम को मैं अपलोड कर दूंगा, एक एक वीडियो बस निपटा दीजिएगा उसको, और उसके क्वेश्चंस भी करवाया हूँ, उतना कर लीजिएगा आप लोग बैठ के, क्योंकि पहली बार जो होता है ना बहुत दमदार होता है, फिर बाद में फिर इधर उधर होने लगता है। तो उसमें बहुत दमदारी से पीरियोडिसिटी पढ़ाया हूँ, आप लोग पढ़े हुए भी हो। अब इफिनिटी का मतलब समझिए, इफिनिटी का क्या मतलब होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, मतलब कि अगर नाभिक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है हम आज डाल देंगे, जैसे क्लास ओवर होगी मैं तुरंत ही डाल दूंगा। चलिए अब सुनिए, आपके पास में जैसे नाभिक है और वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, एक उनके बीच में क्या होगा, एक उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। नाभिक का क्या है, अच्छा पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को कमेंट पहले क्या कह रहे हैं। पी ब्लॉक पहले भी पढ़ाए हैं क्या? ये भी पहली क्लास है ना? हाँ ये पहली क्लास है। पी ब्लॉक जो पहले पढ़ाया हूँ उतना इफेक्टिव नहीं है, तो इसको अच्छे से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले पढ़ाया हूँ बट उतना इफेक्टिवली नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा शुरू से बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो देखिए जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, उसकी चाहत होती है कि कहीं से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो खींचना चाहता है इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, एक तरीके से चाहत होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसको मिला, जो नाभिक है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसको मिला, इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएगा, उनके बीच में एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिल गया वो एकदम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल तसल्ली में आ जाएंगे। और स्टेबलाइज होंगे तो जब भी स्टेबलिश होती है कोई भी चीज तो एनर्जी वहां से रिलीज होने लगती है। और आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, और आपको पता है
क्या बात कर रहे हो प्रियंका, आगे बढ़ने नहीं दोगे क्या? तुम पीरियोडिसिटी पढ़कर आना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी पहले पढ़कर आना, अपलोड कर दूंगा, उसके बाद में डाउट होगा तो पूछिएगा। देखिए भाई, जो नाभिक है, नाभिक, इसीलिए ज्यादा बताने का जरूरत ही नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं काट दूंगा बीच बीच में, कुछ भी नहीं, कुछ नाम ले लूंगा तो उसके पीछे पड़ जाओगे। नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की चाहत रख रहा है। एक बात तो ये हो गई कि उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है कि जब मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों में अंतर है। एक इलेक्ट्रॉन की चाहत रखना और एक इलेक्ट्रॉन को पा जाना, दोनों में अंतर है ना। तो नाभिक की चाहत होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, और मैं जब उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब जनरेट होता है तो वो स्टेबलाइज होते हैं, और जैसे ही स्टेबलाइज होते हैं, कोई भी चीज स्टेबलिश होती है तो वहां से एनर्जी निकलती है। और केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी का रिलीज होना आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ लेके जाता है। मतलब वहां पे माइनस, निगेटिव चार्ज होती है, तो जो वैल्यू होती है वहां पे वो निगेटिव वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन ले लेना वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सुनिएगा गौर से, इलेक्ट्रॉन का ले लेना, जैसे मान लो ऐसे समझ में जल्दी आएगा आपको कि आप रास्ते में जा रहे हो और कहीं पे भंडारा लगा हुआ है, तो दो तरीके के लोग हैं। एक तो ये यार कि खा लें खा लें, न खाएं खा लें न खाएं, खाने की तो इच्छा है, लाइन बड़ी लंबी है। एक लोगों की चाहत है बस, हाँ लाइन बहुत लंबी है, कैसे जाएं, खा लें न खा लें वाले। और एक लोग हैं जाके खा गए वहां पे। तो दोनों में अंतर है, एक चाहत रखना, एक जाके खा जाना वहां पे। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो नाभिक को, मतलब वो खा लिया, और खाने के बाद में उसको एनर्जी मिली, वहां पे वो स्टेबलाइज हो रहा है और एनर्जी रिलीज कर दिया। तो वो वाला पोर्शन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और केवल चाहना हुआ है हमारा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो मैक्सिमम वर्ड यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक। और नॉर्मली वे में जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो नाभिक का ये टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, और जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे उठा के, तो फिर एफिनिटी का वर्ड मत यूज करना कभी भी। तो फिर आप वहां पे यूज करोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब कितने लोगों के बात समझ में आई तो वो मुझे बता दो, बताओ भाई। अरे यार, खाने के बाद एनर्जी नहीं मैं कह रहा हूँ यार, तुम लोग गजब इंसान हो। स्टेबलाइज होने के बाद की बात कर रहा हूँ भाई। अब कोई नया वर्ड वो यूज ही नहीं करूंगा, तुम लोग का बिल्कुल, अब तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। कुछ कॉमन सेंस वर्ड्स होते हैं जिसको आपको समझ जाना चाहिए, तो वो भी मतलब बच्चों वाला क्लास बना दे रहे हो बैठ के यहाँ पे। अब कुछ भी ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करना है, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है ये नहीं है, क्या वर्ड यूज किया जाए, गधे हो सब के सब। बताइए भाई, अगर वो स्टेबलाइज होगा तो एनर्जी निकलेगी, और केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी का निकलना क्या होता है? एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब निगेटिव साइन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है आपका, वो निगेटिव साइन के साथ में होता है। क्या होता है? निगेटिव साइन के साथ में। ठीक है भाई। तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए की बात आप समझ रहे हो ना?
इलेक्ट्रॉन का चाहना अलग बात है, इलेक्ट्रॉन ले लेना अलग बात है। चाहिए तो पॉजिटिव साइन, ठीक, मतलब चाहिए का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक। और दूसरी बात, दूसरा क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लिख दिया आपने इलेक्ट्रॉन का चाहिए। अब दूसरा क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, जो ले रहा हो, जो लाइन में खड़ा होकर पूरी ले लिया है पत्तल में, दोनों में अंतर है, ऊपर और नीचे दोनों वर्ड में देखिएगा। एक तो बस लाइन में जाऊं ना जाऊं वाला है, एक है जाके रेलम रेल लगाया है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा भाई, निगेटिव साइन, स्टेबलिश होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्टेबलाइज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो निगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं भैया निगेटिव साइन रहता है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर केस में यही रहता है, ज्यादातर केस में यही रहता है ना। पचास सवाल आ चुके हैं भाई, एक बार कोई बता दे यार, शिवानी का जवाब दे दीजिए आप ही लोग, मेरे संरक्षण में जवाब आप दीजिएगा, मैं बस देख रहा हूं। बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसकी होती है, पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले बालक एक बार जवाब दे दीजिए सभी लोग। क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है शिवानी, तो क्लोरीन का होता है, याद रखिएगा ये बात। अब ये ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ, हाँ ये तो वेल नोन है, बहुत बार कहीं ना कहीं आता है, तो याद रखिएगा। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इन द सेंस कि भैया वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं, लेने के लिए उनको और ऊर्जा देनी पड़ रही है, धक्का मुक्का करना पड़ रहा है ना। मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या, एंडोथर्मिक, आपको ऊर्जा लगानी पड़ रही है। अब आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप भंडारे वाले लाइन में थे और बिना बताए ठूसम ठूसम ठूस के चले आए और अपने पार्टनर को नहीं बताए, कह रहे हम नहीं खाए हैं, हम नहीं खाए हैं, तो वो समझ गया कि आप खा के आए हो अकेले अकेले, और आपका हाथ पकड़वा के फिर पूरी ठूसने लगे आपके पेट में, तो फिर आप नहीं ले पाओगे, उल्टी हो जाएगी तुरंत की तुरंत। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ पैर बांध के फिर ऐसे मुंह में ठूसना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, है ना। तो जिसके
जिसका पेट भरा है उसको फिर क्या जरूरत है, आवश्यकता ही नहीं है। तो वो एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट की बात हम पूछ रहे हैं आपसे जो ऑलरेडी भरा भराया है, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने गया या फिर आप उसको दे रहे हो तो बहुत जोर लगानी पड़ जाएगी आपको। तो इसमें जो हाफ फील्ड वाले होते हैं, फुल फील्ड वाले होते हैं, नोवेल गैसेस वाले जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिए, वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेंगे। वो बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आई? मैं वही तो कह रहा हूँ। अब तुम जाओ, दो लोग हो, अकेले तुम लील लो, है ना? पड़ोसी बता दिया, उसके साथ में तुम आ गए लील के, और तुम्हारा पार्टनर इंतजार कर रहा है कि चलेंगे साथ में कुछ, तो उसको पता चलेगा तो वही करेगा ना कि नहीं खाए और रुको बताते हैं, ठूस देगा वहीं। तो फिर तो मना करोगे ना, तो फिर जबरदस्ती करेगा वो। तो इस हिसाब से मतलब कि जहाँ पे जबरदस्ती होने लगी, एनर्जी लगानी पड़ गई, और फिर वहां पे आपका एंडोथर्मिक हो गया। तो नोवेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशंस वाले, हाफ फील्ड वाले, फुल फील्ड वाले, जैसे आपका हो गया यहाँ पे नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्यों लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, लड़ाई कर लेगा भैया। क्यों अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को डिस्टर्ब करेगा? फुल फील्ड है, क्यों लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे डिस्टर्ब हो जाएगा। हाफ फील्ड वाला भी जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये लोग ना मना कर देते हैं, भैया हम लोग नहीं लेंगे। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 मानी जाती है, इनकी कोई चाहत नहीं है, इनकी कोई मतलब नहीं है। अब इनकी कुछ चाहत है क्या? इलेक्ट्रॉन के चाहत ही नहीं रखेंगे। तो ऐसे वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सन्नाटा। ठीक है, न्यूनतम मानी जाती है। ठीक है भाई। बोलो भाई। मोर स्टेबल रहेंगे तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेके फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं ना। क्या पूछ रही हो शिवानी भाई? पूछो, बताएं क्या पूछ रहे हो, एक बार पूछ लो, हम बता दें। पूछ लो भाई, पूछ लो। चलिए फिर चलते हैं आगे, और आगे हम आपको लेके आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता पे आते हैं। क्या चीज? क्या पूछ रहे हो? क्या तुम लोग लड़े झगड़े हो? क्लोरीन की मोर मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की होती है।
क्लोरीन की भाई लेफ्ट टू राइट हम बढ़ रहे हैं। सेकेंड पीरियड वाले में हम आ रहे हैं तो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी वैसे, बट वो उतना स्मॉल साइज का होता है और ऑलरेडी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा रहता है, जिसके वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। तो क्लोरीन बहुत आसानी से ले लेता है, तो क्लोरीन की है हो जाते। क्या तुम लोग किस बात के लड़ रहे हो, नहीं समझ में आ रही है। पॉजिटिव जो वैल्यू दिखाई जाती है ना, पॉजिटिव वैल्यू, वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में 0 मानी जाएगी वहां पे। अब वो चीज जब उसकी चाहत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब चाहत होती है। जब आपकी चाहत ही नहीं होगी तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन लोगे ही नहीं, तो 0 मानी जाएगी, और आपको अगर दे दिया जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के टर्म में वर्ड यूज करोगे तो फिर 0 0 0 0 नहीं, वहां पे यूटिलाइजेशन है। और इनका एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार जाके डेटा पढ़िएगा और वेरीफाई करिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों का जो बहस है इसके पीछे आप लोगों का एनसीईआरटी का डेटा जाके देखिएगा, उस डेटा के अंदर आपको समझ में आ जाएगी वैल्यू। वैल्यू सबकी 0 नहीं, ऐसे 0 नहीं लिखा रहता, माइनस 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 और पॉजिटिव दिया रहेगा। पॉजिटिव देने का मतलब ये हो गया कि उसकी चाहत नहीं है, आपने जबरदस्ती दिया हुआ है उसको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो चाहत होती है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कोई नोबेल गैसेस के पूछेगी तो नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा, 0 बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन आप देखोगे तो डेटा में पॉजिटिव वैल्यू गिवन होगी। नहीं, उसका चार्ट नहीं है, उसके चार्ट ऊपर नीचे बहुत सारा डैमेज है ऊपर नीचे, तो पीरियोडिसिटी में पढ़ाया हूं मैं उसको, ठीक है। बहुत ऊपर से नीचे खींचना पड़ेगा, फिर आप लोग मुझे पीरियोडिसिटी में घसीट ले जाओगे। तो वहां पे जाइएगा पीरियोडिसिटी में, अब देखिएगा इलेक्ट्रो निगेटिविटी, यहाँ पे आइए ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रो निगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले इसमें अंतर समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है ये बताइए हमको, तो बताइए भाई। क्या क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो, क्या है प्रॉब्लम बताओ। चलो तुम लोग अब सवाल ही पूछ लो, तुम्हारे सवाल का जवाब दें। चलो एनसीईआरटी खोलो अभी, जिनको जिनको प्रॉब्लम है, अभी मैं खड़ा हूँ, एनसीईआरटी खोलो, तो खोलो, हम बता रहे हैं तुम्हें, तुमसे खुद ही हम प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढवा देते हैं। क्वेश्चन पूछो, फिर हम एनसीईआरटी का पेज बताते हैं, उसको खोलो। अब सवाल ये नहीं पूछेंगे, जब लिख रहा हूं तो कह रहे हैं सवाल सवाल सवाल।
प्रॉब्लम क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को। अब ना, अब जो कमेंट पढ़ने लायक होगा वही पढ़ूंगा, नहीं तो सबका पढ़ूंगा ना तो सब पगलवा देंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे क्लास से ही। देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब मैं नहीं देख रहा, जाओ हटाओ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में अंतर समझिएगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है ना। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जो आपका कोई मॉलिक्यूल बना है या कंपाउंड बना है, कंपाउंड और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी हुआ है, जैसे मान लीजिए ए और बी इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, एक तो ये हो गया। और एक इंडिविजुअल ए है या बी है, इंडिविजुअली कोई एलिमेंट्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रख रहे हैं, आइसोलेटेड हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रख रहे हैं, और एक ये है कि इनमें से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा हो, इनको लेने की चाहत हो रही है, तो ये वाली चीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कैटेगरी में आती है। मतलब उस कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही वो क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको वो क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या खींच रहे हैं। तो ये वाला जो टर्म है वो हमारा गेन एंथैल्पी और एफिनिटी के लिए हम लोग देखते हैं, और ये वाला टर्म हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और दोनों में ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जा रहा है, बट एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल के अंदर वाले मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही और दूसरे वाले में बाहरी इलेक्ट्रॉन को, इतना ही बस बेसिक सा अंतर है। ठीक है भाई, तो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला देख रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है। तो आपको कम से कम देखिए, सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त, इन दोनों आवर्त की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। मूल्यांकन स्केल आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को मालूम होगा, है ना, पॉलिंग स्केल और मूल्यांकन स्केल। तो मूल्यांकन स्केल पे वो डेटा आया हुआ है, उस डेटा को बिल्कुल अपने कंठस्थ कर लीजिएगा, उसका इस्तेमाल जगह जगह होगा, तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास में यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका बोरान आपका हो गया बेरिलियम। ठीक है भाई, स्टार्ट करिएगा 4 से और 0.5 घटाते जाइएगा। 0.5 घटाएंगे तो 3.5, 0.5 घटाएंगे तो 3.0, 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 2.0, 1.5 और 1.0। ठीक, और फिर यहाँ पे आपका क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। यहाँ पे शुरू करिएगा 3 से शुरू करिएगा, और पहले घटाइएगा 0.5, तो 2.5, फिर घटाइएगा, इसमें जो घटाए हैं वो 0.5 घटाए हैं, माइनस किए, फिर दूसरा घटाइएगा तो 0.4 घटाइएगा, यहाँ से यहाँ आने में 0.4 घटाइएगा, तो इसमें तो 2.1 हो जाएगा। फिर आप 0.3 घटाते चले जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा 0.3 माइनस करते चले जाइएगा, तो हो जाएगा 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9। ठीक है, पहले आपने घटाया माइनस 0.5, फिर 0.4, फिर 0.3, 0.3, 0.3, और ऊपर वाले में आपने 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे आप घटाते घटाते चले गए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपका कम से कम इस फैमिली का तो याद रखिएगा, ब्रोमीन और आयोडीन,
इसका 2.8 होता है और इसका 2.5 होता है। आयोडीन का 2.5, उसका 2.8। अब देखिएगा ध्यान से, एक बात ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में कि यहाँ पे आपको 2-3 जगह देखने को मिल रहा है कि आपके पास में कार्बन पे 2.5 दिख रहा है, आपको सल्फर पे 2.5 दिख रहा है और आयोडीन आपको 2.5 दिख रहा है। तो यहाँ पे याद करने के लिए सिस लिख लीजिएगा। सिस ये है आपका 2.5। सिस मतलब सी फॉर कार्बन, आई फॉर आयोडीन, एस फॉर सल्फर। सिस आपका 2.5 है। 2.5, 2.5 और 2.5 हो गया। और अगर आपको एक हाइड्रोजन बहुत एवरग्रीन रहता है तो हाइड्रोजन आप यहाँ पे रखिएगा 2.1। ठीक है, फास्फोरस के बराबर रहता है हाइड्रोजन वाला, अप्रोक्सीमेटली वो बराबर रहता है। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, याद करने वाली बात, यहाँ नाइट्रोजन में भी 3 है और क्लोरीन में भी 3 है, लेकिन नाइट्रोजन का स्लाइटली मोर देन क्लोरीन होता है। यहाँ पे भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, हल्की सी ज्यादा होती है। लेकिन 3 यहाँ पे भी लिखा हूँ, 3 यहाँ पे भी लिखा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि अगर NCl3 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, क्लोरीन पे प्लस आएगा, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। तो ये 2 बातें याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक, ये 3 लिखा बेशक है, लेकिन 3.01 समथिंग ऐसे करके दिखने को मिलेगा एक्यूरेट आप जाएंगे तो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे? 4 से। फ्लोरीन की वैल्यू 4 और ये मोलिकन स्केल पे कैलकुलेटेड वैल्यू है, याद रखना पड़ेगा। तो फ्लोरीन की 4 है, फिर इसमें से 0.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3.5। फिर 0.5 घटा दीजिए 3 आ जाएगा, फिर 0.5 घटा दीजिए 2.5। तो ऐसे ऐसे घटाते चले गए। फिर आप यहाँ से शुरू किए, 1 घटा के 3 से शुरू किए, इसमें से पहले 0.5 घटाए तो 2.5 हो गया, फिर 0.4 घटाए तो 2.1 हो गया, फिर सब में से 0.3 0.3 0.3 0.3 घटा दीजिए। तो ये वैल्यू जो ऊपर लिखी गई है, ये वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, और इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैं वहां पे भी बताया हूं इसको, एक बार वहां पे भी जाके देख लीजिएगा। तो ये डेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस डेटा का यूज हम लोग जगह 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 करते हुए नजर आएंगे। ठीक, तो अभी इसको यहीं पे अब होल्ड करते हैं, एक लेक्चर और आपका बेसिक सा लूंगा और उसके बाद में हम लोग अंदर घुस जाएंगे पी ब्लॉक के। ठीक है भाई, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही, शेड्यूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेथड बता तो दिया, कितनी बार बताऊं? 0.5 है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मुलाकात होगी फिर।